ये आपकी वीडियो क्लास है फ्रॉम एवन स्टडीज़। रिक्वेस्ट है, अगर कोई टॉपिक वीडियो क्लास में समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता है या कोई चीज़ जो पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाई है तो तुम मुझसे बोर्ड क्लास में पूछ सकते हो। जब मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ तब तुम मुझसे वो टॉपिक पूछ सकते हो क्लियरली, और वो टॉपिक मैं तुम्हें दोबारा से समझा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 33 से, जहाँ पर है डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का बहुत सारा पार्ट अब हमने कर लिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा करंट रेशियो और क्विक रेशियो की अब ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, जहाँ पर एक नया टॉपिक है डेट टू इक्विटी रेशियो। नाम से पता चल रहा है डेट टू इक्विटी, इसका मतलब ये हुआ कि इसके फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा। अगर हमें ये रेशियो निकालनी है डेट टू इक्विटी रेशियो, तो इसका फॉर्मूला होता है ये, लॉन्ग टर्म डेट्स ऊपर आएंगे और कौन से वाले डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स ऊपर आते हैं। ठीक है, और नीचे इक्विटी, ध्यान रखना इक्विटी में दोनों आ जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा। हाँ, डिवेंचर का पैसा इधर नहीं आएगा, इधर केवल आएगा इक्विटी का शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों। ठीक है, मतलब शेयर होल्डर का पूरा फंड, तो लिख देना इक्विटी। जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर शेयर होल्डर का पूरा फंड आता है, रिजर्व और सरप्लस भी आ जाता है। कुल मिलाकर इसके फॉर्मूले की बात है कि ये निकलेगा कैसे। लॉन्ग टर्म डेट्स के भी फॉर्मूले होते हैं, इक्विटी के भी फॉर्मूले होते हैं। डेट्स का मतलब होता है देनदारी। एक कंपनी जब किसी को डिवेंचर देती है तो ध्यान रखना डिवेंचर को ऐसे लिखा जाता है, डिवेंचर्स। तो ये जो डेट शब्द बना है ना, ये डिवेंचर से ही बना है। डेट का मतलब यहाँ पर वो किससे मतलब है, डेट से। ठीक है, डिवेंचर मतलब डेट्स और डेट्स मतलब डिवेंचर। तो बस हमें ये देखना होता है कि डिवेंचर्स कितने हैं। ठीक है, जितने डिवेंचर्स होंगे उतने ही लॉन्ग टर्म डेट्स माने जाएंगे और डेट टू इक्विटी रेशियो आ जाएगी। डेट टू इक्विटी रेशियो, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बार बार फॉर्मूले बदलते रहेंगे। वैसे मैंने इक्विटी का एक रफ फॉर्मूला दिया है, लिखना चाहो तो लिख लो इक्विटी निकालने का फॉर्मूला। इक्विटी के अंदर मेनली तुम्हारे आ जाते हैं ये, एक तो शेयर कैपिटल आ जाती है, प्लस शेयर कैपिटल के अलावा तुम्हारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एक चीज और आ जाती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावा एक चीज और है, रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी इधर ही आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो फॉर्मूले को रफली नोट कर लो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। तो ध्यान रखना करंट रेशियो और ये डेट टू इक्विटी रेशियो, ये दो रेशियो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितनी भी रेशियोज आएंगी वो नामचार के लिए तो थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे उनकी एक एक दो दो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो डेट टू इक्विटी के बाद है ना, क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016 कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। तो देखो पूरी की पूरी बैलेंस शीट दे दी है, लेकिन हमें पूरी बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन हमसे बोला है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट मतलब डिवेंचर, हम देखते हैं कि डिवेंचर कितने, डेट्स का मतलब क्या होता है, डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स देखते हैं कितने। देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर का फंड दिख रहा है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। बताओ इन तीनों चीजों को जोड़ूंगा ना, इन तीनों चीजों को जोड़ने पर मुझे कंप्लीट इक्विटी पता चलेगी। मैंने अभी अभी बताया था, अगर तुम्हें इक्विटी निकालनी है तो इक्विटी का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। इक्विटी का फॉर्मूला होता है एक तो शेयर कैपिटल प्लस उसके अलावा आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस और आ जाता है तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस। और इस क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यू दे रखी है ना, जब तीनों वैल्यू दे रखी है तो इक्विटी बना लेते हैं।
देखो शेयर कैपिटल कितनी दी है, शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख। 5 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल है और 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। यहाँ पर वर्ड लगा देना इक्विटी, ये इक्विटी वाली है, ठीक है। और रिजर्व देखते हैं कितना था। देखो रिजर्व उसी के नीचे लिखा हुआ है, रिजर्व है 2,40,000, 2,40,000। यानी कि हमारे पास टोटल इक्विटी आ जाएगी, और टोटल इक्विटी आएगी 12,40,000। अब देखते हैं डिवेंचर कितने, मतलब डेट्स। अगर ये दोनों चीजें पता चल गई तो समझो रेशियो आ गई। तो देखो डेट्स का मतलब डिवेंचर, तो देखो लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना डिवेंचर। नंबर 2 में देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज में, उसी के नीचे लिखा हुआ है नंबर 2 में बैलेंस शीट के अंदर देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिवेंचर्स। तो कितने रुपए की लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, 2 लाख, हाँ 2,50,000। तो डेट्स है हमारे पास 2,50,000। अब रेशियो निकाल दो। देखो रेशियो निकालना बड़ा आसान है, डेट्स में लिखूंगा ऊपर और इक्विटी लिखूंगा नीचे, 12,40,000। 4 जीरो से ये 4 जीरो गई, ठीक है। और अब अगर ये कटता है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो इसको काट लेना, ठीक है। पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना इसको और कंप्लीट कर लेना। रेशियो में तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना है, रेशियो में तुम्हें कंप्लीट करना करेगा हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है। ध्यान रखना जैसे रिजर्व हमारा पार्ट होता है ना इक्विटी का, इसी तरह से एक्युमुलेटेड प्रॉफिट भी इक्विटी का ही पार्ट होता है, इक्विटी के अंदर जुड़ जाएगा। तो एक काम करो, फिर से हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इक्विटी। तो देखो इक्विटी में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, तो एक तो इसको लो, इक्विटी शेयर कैपिटल, एससी का मतलब है शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व दे रखा है, इसे भी ले लो, जीआर, जीआर का मतलब है जनरल रिजर्व। तुम्हें पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है जीआर का भी, जीआर ही लिख दो। और एक चीज और रह गया है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। ध्यान रखना ये जो प्रॉफिट होता रहता है ना इकट्ठा, पूरे साल भर का जो इकट्ठा होता रहता है प्रॉफिट, उसे कहते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। एक्युमुलेटेड का मतलब इकट्ठा हुआ हुआ, तो वो भी किसका पार्ट होता है, जनरल रिजर्व का। और जनरल रिजर्व किसका पार्ट हो जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये तुम्हारा 5,90,000 और 50,000, 5,90,000 और 50,000। तो 9 और 5 14, यानी कि 6,40,000। इतना आना चाहिए मेरे हिसाब से, 6,40,000। अब डेट्स देखते हैं, डेट्स में मेनली बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग की। डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो देखो 10% डिवेंचर ही दे रखे हैं बस, 1,30,000। देखो ध्यान रखना ये जो करंट लाइबिलिटी दे रखी है, करंट लाइबिलिटी बेशक दी है लेकिन इसका हमारे लिए कोई काम नहीं है, करंट लाइबिलिटी का। करंट लाइबिलिटी की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें मतलब है डिवेंचर से। तो डेट्स तो तुम्हें डायरेक्टली लिखे हुए, ठीक है, 1,30,000 है ना, डेट्स तो हमारे पास 1,30,000 है। तो रेशियो निकाल दो, रेशियो निकालना बड़ा आसान है, डेट्स आते हैं ऊपर, मतलब 1,30,000 आएगा ऊपर और इक्विटी आ जाएगी नीचे। इक्विटी कितनी है, 6,40,000। तो कट रहा है तो काटो, 4 जीरो से 4 जीरो गई, इसे भी पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना। देखो इसमें भी पॉइंट में दे रखा है, ठीक है, तो पॉइंट में निकालना मत भूलना।
तो रेशियो के लिए तुम्हें क्या होने चाहिए याद, छोटे छोटे फॉर्मूले। अगर तुम्हें फॉर्मूले, क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन ये देखो कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कितनी है, कितने सारे टाइप के क्वेश्चंस है। अभी हमने करंट रेशियो करा है, उसी के अंदर छोटे छोटे कितने सारे फॉर्मूले हो गए थे। तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा जब ये चैप्टर पूरा हो जाए तो एक लिस्ट पर वो सारे फॉर्मूले लिख लो और उनको पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अगर रेशियो देखते ही फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर तुम आसान से आसान रेशियो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि स्टेट रेशियो का क्वेश्चन तो बहुत आता है, बहुत कम आता है, सॉरी, कि सीधा आइटम दे दी और डाल दो, ऐसा नहीं आता। तुम्हें पार्ट्स निकालने पड़ेंगे फॉर्मूले लगा लगा कर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, देखो टोटल एसेट दे रखी है, टोटल डेट्स दे रखी है और करंट लायबिलिटीज दे रखी है, और पूछिए डेट टू इक्विटी रेशियो। को हमें टोटल डेट्स दे रखे हैं, हमें टोटल डेट्स से मतलब नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना जब हम टोटल डेट्स की बात करते हैं ना, तो टोटल डेट्स में तो दोनों तरह के डेट्स शामिल होते हैं। इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट्स भी गए हुए हैं और इसके अंदर शॉर्ट टर्म डेट्स भी गए हुए हैं, लेकिन हमें सिर्फ कौन से वाले डेट्स से मतलब होता है। अभी तक मैं क्या लिखवा रहा था रेशियो के अंदर, लॉन्ग टर्म डेट्स, तो हमें भी किससे मतलब है, लॉन्ग टर्म डेट्स से। अगर तुमने टोटल डेट्स ले ली है तो टोटल डेट्स के अंदर तुमने गलती से कौन से डेट्स ले लिए हैं, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म नहीं लेने होते हैं, तुम्हें मालूम होगा शॉर्ट टर्म का मतलब होता है करंट लायबिलिटी। अगर कोई देनदारी है तुम्हारी और वो देनदारी तुम्हारी शॉर्ट टर्म है, अगर तुम्हें किसी को पैसे देने थे और शॉर्ट टर्म थे वो, तो इसका मतलब करंट ही तो माना जाएगा, करंट लायबिलिटी होती है वो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर हमें करंट लायबिलिटी दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर हमें करंट लायबिलिटी दे रखी है 20,000, तो ये 20,000 हटाने पड़ेंगे। और वैसे भी एक चीज याद करो, जब करंट रेशियो में पढ़ा रहा था तो करंट लायबिलिटी का एक फॉर्मूला आया था। करंट लायबिलिटी का ये फॉर्मूला था ना, टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स, तुम्हें याद हो तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस कर देंगे तो शॉर्ट टर्म डेट्स निकल आएंगे, और वही क्या होती है, करंट लायबिलिटी। अब भी मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा, एक काम करो नया फॉर्मूला यूज मत करो, इसी पुराने वाले फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेते हैं, वरना मैं तुम्हें लॉन्ग टर्म का देने वाला था। देने वाला क्या था, इसको मैं इधर कर देता और ये इधर हो जाता, एक ही बात है वो, है ना। तो करंट लायबिलिटी की फॉर्म में इस फॉर्मूले को याद रखो, इसी से आ जाएगा। अब देखो टोटल डेट्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, टोटल डेट्स बताएं 1,80,000, टोटल डेट्स तो बता दिए 1,80,000, लॉन्ग टर्म का पता नहीं है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है लॉन्ग टर्म डेट्स एलटीडी। हाँ करंट लायबिलिटीज जरूर पता है, और कितनी बता रखी है करंट लायबिलिटीज, 20,000, तो वो 20,000 यहाँ पर डाल दो। अब देखो लॉन्ग टर्म डेट्स इधर आएंगे, इधर आके हो जाएंगे प्लस, लॉन्ग टर्म डेट्स इधर क्या है माइनस, माइनस के डेट्स इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस, और ये 20,000 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो बताओ 1,80,000 में से ये 20,000 माइनस होंगे तो कितने हजार बचेंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स आ गए हमारे पास 1,60,000, तो लॉन्ग टर्म डेट्स तो आ गए। अब मुद्दा है इक्विटी का। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इक्विटी डायरेक्ट नहीं दे रखी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इक्विटी डायरेक्ट नहीं दी है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इक्विटी का, एक फॉर्मूला लिखना है, मैंने पहले कहा था कभी कभी ऐसा होता है जो डायरेक्ट दे देता है, वरना ज्यादातर वो तुमसे फॉर्मूले लगवा के निकलवाएगा। तो इक्विटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो, जरूरत के हिसाब से तुम्हें यूज करना है हर बार। इक्विटी का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब यही तो होता है कैपिटल, एक कंपनी की वर्किंग कैपिटल, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं टोटल कैपिटल। तो ऐसी तो निकलेगी, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दिया जाता है तो कैपिटल निकल आती है। अब देखो एसेट दे रखी है क्वेश्चन में, हमें एसेट दी गई है 2,60,000, एसेट तो दे रखी है 2,60,000, ठीक है। अब तुम सोचोगे टोटल लायबिलिटी का है, तो ध्यान रखना ये जो डेट्स लिखे हुए हैं ना, डेट्स का मतलब होता है देनदारी, एक कंपनी के लिए डेट्स क्या माने जाते हैं, देनदारी, ठीक है। और टोटल डेट्स दे रखे हैं 1,80,000, तो माइनस करके आ जाएगी इक्विटी। तो देखो 2,60,000 में से 1,80,000, 80,000 आएगा। अब तुम्हारे पास वैल्यू आ गई है, मैं रेशो के लिए तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं,
फॉर्मूला बड़ा आसान है, डेट्स आते हैं ऊपर और इक्विटी आती है नीचे। तो डेट्स तो हमारे पास ये रहे 1,60,000 और इक्विटी कितनी है 80,000। कट जाएगा ना, 4 जीरो से 4 जीरो काटो, 2:1 तुम्हारी क्या आ जाएगी इक्विटी वो रेशियो। तो चेक करो आंसर 2:1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस बार तुम्हें सारी टर्म्स डायरेक्ट दे रखी हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 36। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। हमें फिर से क्या निकालनी है, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो देखो इक्विटी शेयर भी दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर भी दे रखे हैं, जनरल रिजर्व भी दे रखा है, डिवेंचर भी दे रखे हैं, सीधा सीधा दे रखे हैं सारी टर्म्स। एक काम करते हैं, पहले टोटल इक्विटी कलेक्ट करते हैं। तो तुम्हें मालूम है इक्विटी के अंदर एक तो आता है इक्विटी शेयर कैपिटल ESC, इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल PSC। तुम लोग पूरा लिखना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक आ जाता है जनरल रिजर्व। अगर क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह भी दे रखा है तो वो भी ले लेंगे, फिलहाल नहीं दे रखा। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आगे लिखा हुआ है 1 लाख, ये तो बता रखी है हमें 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखते कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50,000, ये आ गई तुम्हारी 50,000। जनरल रिजर्व देखते हैं कितना है, जनरल रिजर्व है 45,000, 45,000। हाँ तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड करने पर देखते हैं कितना आता है, तो ये आएगा 1,95,000। ठीक है, अब डेट्स, डेट्स के अंदर मेनली लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं। ध्यान रखना अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है ना, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन नहीं, लॉन्ग टर्म लोन, तो वो भी यहीं पर आता है। तो फिलहाल है नहीं, 10% डिवेंचर ही है बस, तो तुम्हारे आ जाएंगे 75,000। हाँ फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ इस बार मैं डायरेक्ट डालूंगा। 75,000 ऊपर है और इक्विटी नीचे है 195, तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, इसको सॉल्व कर देना, रेशियो आ जाएगी तुम्हारी। एक बार पॉइंट में कन्वर्ट करके देख ले करो, बाई चांस हो सकता है कोई रेशियो ना आए तो आंसर चेक हो जाएगा, इसलिए हाथ के हाथ कर ले करो वीडियो पोज करके, इनको पॉइंट में कन्वर्ट, आंसर चेक हो जाएगा। अगर बाई चांस किसी का आंसर नहीं आता है किसी एक आध रेशियो का तो मुझे बता दिया करो क्लास में, वैसे आ जाएंगे सभी का आंसर, लेकिन पॉइंट में एक बार कन्वर्ट कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्वेश्चन नंबर 37 इंक्रीज डिक्रीज है, ठीक है, उसका है थियोरेटिकल है। ठीक है, तो 37 पर डॉट लगा दो, इसके नीचे हिंट भी दे रखी है, हिंट इतनी आसान है आराम से पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, न्यूमेरिकल। टोटल एसेट दे रखी है, टोटल डेट्स दे रखे हैं। देखो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन हम ऊपर करके आए ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बल्कि देखो रेशियो भी सेम आ रही है 2:1, और ऊपर भी आंसर क्या था 2:1, है ना। इसको तुम खुद से कर सकते हो, तो 38 पर डॉट HW डाल लो, ये तुम खुद से कर लेना, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 35 जो हम ऊपर करके आए थे बिल्कुल सेम है, इसलिए दे रहा हूं मैं तुम्हें घर के लिए। और देखो नीचे फॉर्मूले भी लिखे इसमें, हिंट में फॉर्मूले देखना वैसे ही हो जाएंगे। 39 देखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड और शेयर होल्डर का फंड। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 8 लाख, मतलब टोटल कैपिटल, और शेयर होल्डर का फंड दे रखा है 2 लाख। तो देखो शेयर होल्डर का फंड, इसका मतलब इक्विटी तो डायरेक्ट ही दे दी। शेयर होल्डर का जो फंड होता है ना, उसको दूसरे नाम से इक्विटी से ही जाना जाता है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का फंड, और शेयर होल्डर का फंड मतलब इक्विटी, दोनों का मतलब एक ही है। तो ऊपर लिखना चाहो तो लिख लो, इक्विटी जो होती है वो शेयर होल्डर का फंड ही होती है कंप्लीट। तो ये हमें डायरेक्ट दे रखी है 2 लाख, तो इक्विटी तो दे रखी है, कभी नाम से कंफ्यूज हो जाओ कि ये शेयर होल्डर का फंड क्या दे रखा है। हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है हमें, और
क्या डेट टू इक्विटी रेशियो पूछी है, तो ध्यान रखना हमसे डेट टू इक्विटी रेशियो पूछी, यानी कि डेट पता होना चाहिए। हाँ, डेट का एक नया फॉर्मूला तुम्हें लिखना पड़ेगा जो अभी तक नहीं आया था। डेट का तुम्हें एक नया फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ध्यान रखो, अगर तुम कैपिटल में से शेयर होल्डर का फंड माइनस कर दो, कैपिटल में से शेयर होल्डर्स का फंड अगर तुम माइनस कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स। शेयर होल्डर का फंड माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएंगे तुम्हें, लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, तो देखो कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 8 लाख, टोटल कैपिटल है 8 लाख और शेयर होल्डर का फंड है 2 लाख। हाँ, ये माइनस करते हैं, माइनस करने पर आएगा 6 लाख। तो ये फॉर्मूले याद रहेंगे ना तुम्हें। देखो ये ना नाम बदल बदल कर आ रहे हैं, ये कैपिटल और कुछ नहीं होता है, ये टोटल डेट्स होते हैं। चक्कर क्या है, ज्यादा थ्योरी में बताना चाह नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर थ्योरी बता दी तो एक के बाद एक पॉइंट निकल कर आएंगे। ये जो कैपिटल होती है ये टोटल डेट्स होते हैं, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी की देनदारी। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल भी वो पैसा होता है जो एक ना एक दिन कंपनी को देना पड़ता है, खुद को देना पड़ता है। तो इसी कैपिटल के अंदर शॉर्ट टर्म डेट्स भी होते हैं और इसी कैपिटल के अंदर लॉन्ग टर्म डेट्स भी होते हैं। और जो शेयर होल्डर फंड होते हैं ये कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। तो देखो टोटल डेट्स में से अगर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी माइनस कर दें, मैंने अभी बताया था शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो होती है वो नॉर्मली होती है करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म मतलब करंट। तो देखो टोटल डेट्स में से करंट माइनस कर देंगे तो लॉन्ग टर्म निकल आएंगे। खैर मैं इतना नहीं बताऊंगा वरना और कंफ्यूजन हो जाएगी। इससे बढ़िया तुम याद रखो कि डेट्स का ये फॉर्मूला भी होता है, कैपिटल माइनस शेयर होल्डर फंड। क्योंकि इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर कंप्लीट थ्योरी बतानी पड़ेगी, क्योंकि तभी फिर ये क्लियर होंगे सारे पॉइंट, वरना और क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने में मत जाओ, जो फॉर्मूला लिखा है ना उसी को थोड़ा सा रफली पढ़ लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 6 लाख और 2 लाख, अब रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो निकालना बड़ा आसान है। 6 लाख तो आएगा ऊपर और 2 लाख आएगा नीचे, तो ऐसे में रेशियो बन जाएगी 3:1। चेक करो आंसर यही है, क्वेश्चन नंबर 38 था, 39, 3:1 ही है। ठीक है, बैलेंस शीट हैड द फॉलोइंग अमाउंट एज एट 31 मार्च 2016। तो देखो बैलेंस शीट हमें दे रखी है और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट रेशियोज। क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में देखो नीचे, कैलकुलेट रेशियो इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन ने कहा है उन रेशियो को बताइए, उन रेशियो को कैलकुलेट कीजिए जिससे कंपनी की एक तो शॉर्ट टर्म पोजीशन का पता चलता है और जिससे कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन का पता चलता है। मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, इससे पहले हमने जो रेशियोज निकाली थी ना, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो वगैरह, उसमें कंपनी की मेनली हम कौन सी लायबिलिटी और कौन सी एसेट्स की बात करते हैं, करंट की। करंट मतलब शॉर्ट टर्म। तो ये वो रेशियो होती है जो कंपनी की कौन सी पोजीशन को एक्सप्लेन करती है, शॉर्ट टर्म पोजीशन को। लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं ना डेट टू इक्विटी, तो ध्यान रखना डेट्स में मैं कौन से डेट्स की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो होती है ये एक्सप्लेन करती है कंपनी की लॉन्ग टर्म पोजीशन। तो क्वेश्चन ने कहा है हमें उन दोनों रेशियो को कैलकुलेट कीजिए जो लॉन्ग टर्म पोजीशन को बताती है और जो शॉर्ट टर्म पोजीशन को बताती है। यानी कि क्वेश्चन हमसे दोनों रेशियो पूछ रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी पूछ रहा है और करंट रेशियो भी पूछ रहा है। खैर निकाल देते हैं जब इतना सारा डाटा उसने दिया है। तो देखो एक काम करते हैं, करंट रेशियो निकाल लेते हैं पहले इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमने वो पहले से ही कर रखा है। और करंट रेशियो का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, इसका भी सिंपल है वैसे तो। करंट रेशियो का मतलब है करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है सारी चीजें, इधर देखो साइड में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी लगातार दे रखी है और सीधा सीधा दे रखी है। करंट एसेट है 12 लाख और करंट लायबिलिटी है 8 लाख। तुम सोच रहे होंगे मैंने एल लिख दिया है, तुम लोग मत लिखना एल, तुम लोग जीरो ही लगाना। देखो इतनी जीरो तो इससे कट जाएंगी ना, क्योंकि देखो वहां पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 जीरो है, तो ये कट जाएंगे। लाख लाख लिखने में आसानी हो गई। अब इसे काट दो, 4 2 8, 4 3 12, 3/2 यानी कि 1.5:1। तो देखो करंट रेशियो तो निकल आई। अब निकालते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, ये तो काफी आसान था।
ये वाली रेशियो निकालना तो बहुत आसान था, यू ही निकल आई। हाँ लिख डेट डेट टू इक्विटी रेशियो। देखते हैं पहले टर्म्स दे रखे हैं डायरेक्ट या नहीं। तो देखो डायरेक्ट तो नहीं दिया, अलग अलग दे रखा है। तुम्हें मालूम होगा इक्विटी का बेसिक फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इक्विटी के अंदर दो तीन चीजें शामिल होती है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो आता ही है, ऊपर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है। अगर कोई जनरल रिजर्व दे रखा है तो वो भी आएगा, और अगर कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसे भी ले लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें आ जाएगा एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व। तो देखो तीनों चीजें दे रखी हैं शायद इस वाले क्वेश्चन में। 10% प्रेफरेंस शेयर ये दे रखे हैं 5 लाख, तो प्रेफरेंस शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर का पैसा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल उसी के नीचे दे रखे हैं 15 लाख। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ध्यान रखना ये सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व यहाँ पर नहीं लेते हैं, ये प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है, ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ये है 4 लाख, जनरल रिजर्व दे रखा है 4 लाख, ये ले लेते हैं, जनरल रिजर्व लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व कभी नहीं लेते, क्योंकि पता है कैपिटल रिजर्व में भेजने के बाद जो बच जाता है वो अल्टीमेटली जनरल रिजर्व में चला ही जाता है। तो ये जो 1 लाख है ना सिक्योरिटी प्रीमियम का जो रिजर्व है 1 लाख का, ये हमने एज्यूम कर लिया है कि वो ऑलरेडी इसमें शामिल कर दिया गया होगा, ठीक है। तो उसे दोबारा मत लेना। तो 15, 5, 20 और 4, ये आ गया तुम्हारा 24 लैक्स। अब देखते हैं डेट्स डायरेक्ट दे रखे हैं तो डायरेक्ट ले लेते हैं, नहीं दे रखे तो सॉल्व कर लेंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आईडीबीआई। किसी भी तरह के लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं तो वो हम ले लेते हैं, डेट्स मतलब देनदारी। तो बताओ अगर हमने लोन लिया है लॉन्ग टर्म लोन तो वही तो लॉन्ग टर्म डेट माना जाएगा। तो डेट्स डायरेक्ट दे रखे हैं, और कितने डेट्स हैं 30 लाख। अच्छे कहां से हैं भाई ये तो। रेशियो बना दो अब इसकी। तो देखो रेशियो बनाने के लिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं इसी के अपोन में लगा रहा हूं। इसी के अपोन में क्या आ जाएगा इक्विटी, इक्विटी एरी 24 लाख। हाँ ये तुम्हारी 5 जीरो से 5 जीरो उड़ाओ और बाकी सब काट कर आंसर पाओ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में ये लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने पॉइंट में नहीं कन्वर्ट करा है, आंसर पॉइंट में हमें दे रखा है तो तुम सॉल्व कर लेना। हाँ क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा थियोरेटिकल है और ये तुम्हारा आया हुआ भी है 1998 में आया हुआ है। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी 0.5:1। उन्होंने हमें डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखी है। पहले वाला पार्ट रब कर लेते हैं। तो देखो डेट टू इक्विटी रेशियो हमें दे रखी है 0.5/1, 0.5/1। बताओ इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम अपने तरफ से कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स मैंने मान लिए 10 लाख। कितने मान लिए लॉन्ग टर्म डेट्स 10 लाख। और इक्विटी मान ली, इक्विटी मान लो 20 लाख, यही माननी पड़ेगी क्योंकि तुम रेशियो समझते हो। रेशियो का मतलब क्या है, देखो रेशियो को कैसे सॉल्व करके पता करेंगे। पॉइंट हटाया 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कुल मिलाकर रेशियो ये है 1/2। 1/2 का मतलब है कि डेट्स अगर 1 है तो इक्विटी 2 है, मतलब इक्विटी डेट्स का कितना गुना है, दुगना। अगर मान लो डेट्स है तुम्हारे पास 5, अगर तुम्हारे पास ऊपर डेट्स कितने हैं 5, तो नीचे इक्विटी कितनी हो जाएगी 10। तो वही तो काम करा मैंने, दुगना माना है। देखो ऊपर डेट्स है 10 लाख तो नीचे इक्विटी कितनी है 20 लाख, है ना। अब ये तो मान नहीं सकते 5 या 10, ठीक है, लाखों में ही मानेंगे क्योंकि कंपनी की बात हो रही है तो लाखों तक चलती है, करोड़ों तक, ठीक है। तो इतना काफी है। अब देखते हैं टर्म्स क्या थी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आया करें ना टेस्ट में, पेपर वगैरह में भी, तो रेशियो के अकॉर्डिंग है ना एक वैल्यू मान ले करो। मैंने ये देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं, टर्म्स पूछने लगे हैं, इससे क्या होता है सारे पार्ट चेक हो जाते हैं, इससे सारी चीजें चेक हो जाती हैं। तो रेशियो के हिसाब से पहले वो मान ले करो वैल्यूज और फिर सॉल्व करे करो।
देखो फर्स्ट पॉइंट है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मुझे बताओ, जब एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, जब एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी तो कंपनी के पास लोगों का पैसा आएगा ना, कंपनी के पास लोगों का पैसा आने लगेगा। तो बताओ शेयर इशू करने से कंपनी का जो शेयर होल्डर का फंड है, शेयर होल्डर से जो फंड आया है वो फंड बढ़ेगा या कम हो जाएगा? शेयर होल्डर का फंड बढ़ेगा ना, और शेयर होल्डर का फंड बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? इक्विटी। और तुम्हें ये बात मालूम होगी, अगर रेशियो के अंदर डेट अपॉन में इक्विटी है और अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है तो पूरी रेशियो कम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना, अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है ना, किसी भी रेशियो के अंदर नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। ठीक है, तो शेयर होल्डर का फंड बढ़ने से इक्विटी बढ़ेगी और इक्विटी बढ़ने से ये पूरी रेशियो क्या हो जाएगी? कम, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन तो तुम समझ गए होंगे। अब पहले तो इसका आंसर लिख दो डिक्रीज, कि रेशियो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अब रीजन लिखना कि रीजन क्या है इसके पीछे। तो रीजन लिखो, लिखो बिकॉज ऑफ इशू, because of issue of equity shares, because of issue of equity shares, shareholder fund increases, shareholder fund increases, मतलब शेयर होल्डर का फंड बढ़ेगा, शेयर होल्डर फंड इंक्रीजेस, हैंस इक्विटी इंक्रीजेस। शेयर होल्डर का फंड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रही है? इक्विटी, हैंस इक्विटी इंक्रीजेस, therefore ratio will decrease, therefore ratio will decrease। जब भी नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है तो होल वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू का और होल वैल्यू का नेगेटिव रिलेशन होता है। नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो होल वैल्यू कम हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो होल वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, पता होना चाहिए तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हिसाब मैथ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, खैर इतना लॉजिक मत ध्यान रखो, बस ये ध्यान रखो नीचे वाले से नेगेटिव रिलेशन है। अगला पार्ट देखते हैं इसका। देखो इसकी तो एक नामचार के लिए वैल्यू हो जाती है, बस और कुछ नहीं है। अगर फिर भी ना समझ में आया तो ऐसा करके देख ले करो कि 5 लाख की शेयर कैपिटल आई है हमारे पास, 5 लाख इसमें जोड़ दो, फिर एक नई रेशियो निकालो। तो तुम जब नई रेशियो निकालोगे ना तो तुम देखना नई रेशियो की वैल्यू कम आएगी पहले वाले से। सेकंड देखो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। मुझे बताओ, डेटर से हमें पैसा लेना ही तो होता है, डेटर से हमें क्या करना होता है? पैसा लेना होता है। मुझे बताओ, डेटर हमारे क्या होते हैं? करंट एसेट होती है ना, और जब वो कैश देके गया है तो कैश भी क्या होती है? हमारी करंट एसेट। तो बताओ, करंट एसेट कहीं पर भी क्या डेट्स की कुछ बात हो रही है? नहीं हो रही। डेट्स हमारे कैसे होते हैं? लॉन्ग टर्म, वो भी देनदारी होती है। ठीक है, और शेयर होल्डर के फंड की भी कोई बात नहीं हो रही है, पैसा आया है और डेटर्स कम हो गए, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं है, ना तो डेट्स में मतलब है इसका, ना ही इक्विटी में। तो लिख लो नो चेंज, नो चेंज इन द रेशियो, कोई चेंज नहीं होगा रेशियो में। लिख लो बिकॉज कैश एंड डेटर्स, बिकॉज कैश एंड डेटर्स आर करंट एसेट्स, कैश एंड डेटर्स आर करंट एसेट्स। ये दोनों क्या होती हैं? करंट एसेट्स। हाँ, लेकिन करंट रेशियो में जरूर फर्क आएगा। अगर वो हमसे करंट रेशियो की बात करते तो मैं जरूर कुछ बता देता। ठीक है, मतलब देखकर बताना पड़ता कि रेशियो में फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये नहीं कह सकते कि फर्क आएगा ही आएगा, लेकिन करंट रेशियो में हमें देखना पड़ता। हाँ, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो दोनों एसेट करंट है और करंट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। तीसरा केस देखते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब तुम्हें पहले से ही मालूम है। देखो, जब डिवेंचर होल्डर को हम उसका पैसा दे देते हैं, जब डिवेंचर होल्डर को उसका पैसा दे दिया जाता है, वापस रिडीम कर दिया जाता है, तो ये कहलाता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर।
जब हमने डिवेंचर उसको दिए होंगे उसने हमें अपना फंड दिया होगा, लेकिन कुछ समय बाद हम उसको वो फंड वापस कर देते हैं ना समय के साथ साथ। हालांकि लॉन्ग टर्म होता है, लंबे समय बाद हो सकता है कंपनी ने 5 साल का टाइम दिया हो या 10 साल का टाइम दिया हो, तब जाके वो रिडीम करती है कंपनी। खैर कुल मिलाकर डिवेंचर को वो पैसा वापस कर दिया गया है। तो बताओ जब पैसा वापस करा गया है तो कैश कम हो गया ना, कैश हमने दे दिया, किसमें फर्क आ गया है, करंट एसेट में। लेकिन मुझे बताओ क्या मेरे डेट्स कम हो गए, डेट्स तो कम हो गए। डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स। बताओ जिसको मैंने पैसा दिया है, डिवेंचर होल्डर को जो पैसा दिया है, क्या फ्यूचर में देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ये जो डिवेंचर होल्डर होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। भाई अगर 10 लाख में से मैंने 5 लाख को निपटा दिया है, अगर मैंने 10 लाख डिवेंचर होल्डर में से 5 लाख डिवेंचर होल्डर को रिडीम कर दिया है, तो मेरे 5 लाख कम नहीं हो गए। और अब मुझे बताओ अगर ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाती है तो होल रेशियो भी कम हो जाएगी। अगर ऊपर वाली वैल्यू कम होती है तो होल रेशियो भी क्या हो जाती है, कम। ठीक है, तो इसके लिए लिख लो, पहले तो डायरेक्ट आंसर लिख लो। लिखो रेशियो इज डिक्रीज, रेशियो कम हो जाएगी, रेशियो इज डिक्रीज, रेशियो हमारी कम हो जाएगी। अब लिख लो कैसे, लिखो बिकॉज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बिकॉज redemption of debentures reduces, redemption of debentures reduces long term debts, redemption of debenture reduces long term डेट्स। अगर तुम डिवेंचर को रिडीम करते हो तो तुम्हारे लॉन्ग टर्म डेट्स भी कम हो जाएंगे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रिड्यूसेस लॉन्ग टर्म डेट्स। लास्ट देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मुझे बताओ जब तुम किसी से उधार खरीदते हो, क्रेडिट खरीदते हो, तो देखो एक तो बात कंफर्म हो गई कि स्टॉक बढ़ गया है ना, ये इसमें कोई शक नहीं है कि स्टॉक नहीं बढ़ा, स्टॉक बढ़ गया ना, माल आया हमारे पास, गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक, स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे क्या बढ़ गए, क्रेडिटर भी तो बढ़ गए। तो बताओ क्रेडिटर क्या होती है, करंट लायबिलिटी, और स्टॉक क्या होते हैं, करंट एसेट। यहां पर क्या कोई फर्क आएगा, नहीं। हाँ करंट रेशियो में जरूर फर्क आएगा, खैर वहां की बात बाद में देखेंगे, यहां पर तो कोई फर्क नहीं आने वाला। तो लिख लो नो चेंज, लिखो नो चेंज बिकॉज both items are, because both items are current nature, because both items are current nature, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, करंट, मतलब इनमें से एक भी लॉन्ग टर्म नहीं है। हाँ क्वेश्चन नंबर 42, तो देखो हेडिंग बदल गया है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, नाम से ही पता चल रहा है। अब जो हमें रेशियो निकालनी है वो ये है, टोटल एसेट्स ऊपर आएंगी और डेट नीचे आएंगे। ध्यान रखना यहां पर भी जो डेट्स की बात हो रही है ना, लॉन्ग टर्म डेट्स की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म की नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। 42 तो खैर डायरेक्ट ही दे रखा है, सीधा सीधा फॉर्मूले में डाल देना है। देखो टोटल एसेट्स दे रखी है 7,70,000, टोटल एसेट्स हमें दी है 7,70,000, और लॉन्ग टर्म डेट्स कितने दे रखे हैं, 4 लाख। तो 4 लाख लिखना नीचे, ये 4 जीरो से 4 जीरो गई, इसको सॉल्व कर देना और पॉइंट में कन्वर्ट कर देना क्योंकि पूरा नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 43 में शेयर होल्डर का फंड दे रखा है, टोटल डेट्स दे रखे हैं और करंट लायबिलिटीज दे रखी है। ठीक है, तुम्हें एक चीज मालूम होगी, जब हम बात करते हैं, चलो इसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इतना ही रहने दो। एक नोटिस है, अगर वीडियो को किसी भी तरह से कॉपी करने की कोशिश करी या किसी एक्सटर्नल ड्राइव में आप इस वीडियो को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह, तो ट्यूशन से निकाल दिया जाएगा।
तो इस बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाई चांस अगर मुझे किसी के थ्रू पता चलता है या मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कॉपी की जा रही है घर के लिए या किसी और के लिए, तो तुम्हें ट्यूशन से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तुम्हें निकलना पड़ेगा।